हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका 9th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके आगे का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। तो अगर इससे पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। आपका उन वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैटर के जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि वो एक दूसरे में बदल सकती हैं। सॉलिड जो लिक्विड में बदल सकता है और लिक्विड गैस में बदल सकता है। तो ये दोनों किस तरीके से बदलते हैं, मतलब ये लिक्विड सॉलिड में किस तरीके से बदलता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है, और जो गैस है वो सॉलिड में और लिक्विड में किस तरीके से बदलती है। तो दो तरीके से हमने पढ़ा था कि दो तरीके से जो है ये मैटर की स्टेट्स जो है इंटर कन्वर्जन इनका हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला था कि टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और दूसरा था कि प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो टेम्परेचर को चेंज करके पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेशर को चेंज करके पढ़ेंगे कि प्रेशर को चेंज करके किस तरीके से जो स्टेट होती है मैटर की वो एक दूसरे में किस तरीके से बदली जा सकती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उन पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है पदार्थ की अवस्थाओं पर, वो अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है गैस का लिक्विड में बदलना, यानी कि गैस का द्रव में बदलना। गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैस। ठीक है, मतलब कि प्रेशर को अप्लाई कर सके और टेम्परेचर को कम करके किसी भी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। लिक्विफाई किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी गैस है उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, जो गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है, प्रेशर को अप्लाई करके हम किसी भी गैस को लिक्विफाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस के द्रव में बदल सकती है। ठीक है, अगर हम किसी भी गैस पर दाब लगाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि ऐसा क्या होता है जब हम गैस पर जो है प्रेशर लगाते हैं तो वो द्रव में बदल जाती है, ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हेन सम हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, जब हाई प्रेशर किसी भी गैस पर लगाया जाता है तो क्या होता है कि वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास में आ जाते हैं। क्या होता है, पार्टिकल पास में आ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स पास में आते हैं तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी गैस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, व्हेन सम हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल बिकम सो हाई। तो जब गैस पर जो है प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दैट दे बाइंड द गैस पार्टिकल्स टुगेदर। तो क्या होता है, अगर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो क्या होता है, पार्टिकल जो है पास में आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, उनकी जो लिक्विड स्टेट में वो बदल जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली अंडर वेरी हाई प्रेशर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स सो हाई। ठीक है, जब हम काफी ज्यादा हाई प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पास में आ जाते हैं। पार्टिकल पास में आ जाते हैं तो उनका क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, और इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उनकी पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी के साथ जो होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, जब गैस पर उच्च दाब लगाया जाता है, उच्च दाब का मतलब जब हाई प्रेशर गैस पर लगाया जाता है तो गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, और जो उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है, उनके बीच का रिक्त स्थान कम हो जाता है। दाब लगने के कारण कण पास आ जाते हैं। जब हम उन पर दाब लगाते हैं तो क्या होता है, कण सारे पास में आ जाते हैं, और जो होती है गैस जो होती है वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था प्रेशर का अप्लाई, मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होता है मैटर की स्टेट्स पर, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को इंटर कन्वर्जन करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। तो देखो, अगर हम लिक्विड को गैस में बदलते हैं
लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो क्या आता है, एरो का निशान देखना किस तरफ जा रहा है, तो लिक्विड को अगर गैस में बदलते हैं तो क्या कहलाता है वो प्रोसेस, कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। तो संघनन प्रोसेस से के संघनन प्रक्रिया से जो लिक्विड होता है वो द्रव में बदलता, जो द्रव होता है वो गैस में बदलता है, ठीक है। और जो गैस होती है वो जब अगर लिक्विड में बदलती हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। अगर गैस लिक्विड में बदल रही है, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है ना, अभी पीछे पड़ा था। तो वही है कि जब हम गैस को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, वो वेपराइजेशन होता है, ठीक है। वैसे ही अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, किसमें, अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमना, ठीक है। जैसे कि हम पानी को जमाते हैं तो बर्फ बन जाता है ना, तो बर्फ क्या है, बर्फ एक सॉलिड स्टेट और पानी का होता है, द्रव होता है, तो पानी जमकर ही बर्फ बनता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं जमना, ठीक है। तो जो लिक्विड है अगर सॉलिड में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, हम जमना, ठीक है। अगर द्रव ठोस में बदलता है तो क्या कहते हैं, जमना, सॉलिडिफिकेशन हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है, ठोस अगर द्रव में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, यानी कि संगलन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संगलन यानी कि फ्यूजन कहते हैं। ठोस अगर द्रव में बदलता है, सॉलिड अगर लिक्विड में बदलता है तो क्या कहते हैं, उसको हम फ्यूजन, उसको हम कहते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलेगा, किसके अंदर, डायरेक्ट, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर बदलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन भी होता है सॉलिड का गैस के अंदर, तो अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उल्टा भी सब्लिमेशन ही कहलाता है, ठीक है। अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है तब भी क्या कहलाया जाएगा, सब्लिमेशन कहलाया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, सब्लिमेशन कहलाया जाता है, ठीक है। वैसे अगर ठोस गैस के अंदर बदलता है, ठोस डायरेक्ट गैस के अंदर बदलता है तो क्या कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन अगर गैस ठोस के अंदर बदलती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। हिंदी में दोनों के नाम अलग अलग है लेकिन इंग्लिश में सेम है। अगर सॉलिड से गैस बन रही है तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन रही है तो सब्लिमेशन। लेकिन अगर ठोस से गैस बन रही है तो ऊर्ध्वपातन होता है, और अगर गैस से ठोस बन रहा है तो क्या कहते हैं, उसको निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था तीन स्टेट्स के बारे में, उन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये इन तीनों के बारे में था, ठीक है। अब आगे आता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है। लिखा हुआ है आगे, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड जब अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी अगर फैल जाता है, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करेंगे तो वो वेपर स्टेट में यानी कि भाप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पानी कहीं पर गिर गया है और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, वो सारा का सारा पानी उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर टेम्परेचर तो इतना नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इवेपोरेशन होता है, ठीक है। वहां पर क्या हुआ है, वहां पर इवेपोरेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि जो पानी था वो लिक्विड था और अपने बॉइलिंग पॉइंट से, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही क्या हो गया, वो वेपर स्टेट में बदल गया, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन यानी कि इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिखा हुआ है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है, कि जैसे कि मानिए कि मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए तो इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी में कमी आती है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर नमी में कमी आती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इवेपोरेशन पर, वाष्पीकरण पर, वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन में सबसे पहले एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, ध्यान रखिए, जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है। कैसा होता है, सरफेस पर, मतलब इवेपोरेशन होने के लिए सतह की जरूरत होती है, सरफेस की जरूरत होती है। तो अगर सरफेस बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अगर सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो वाष्पीकरण होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है क्योंकि सरफेस पर होता है, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो वाष्पीकरण की दर होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो वाष्पीकरण की दर होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण क्या, एक सतह प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अगर सतह क्षेत्र बढ़ता है तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें
तो इवेपोरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, वाष्पीकरण पर क्या फर्क पड़ेगा अगर तापमान को बढ़ा देते हैं तो, ठीक है। तो तापमान का बढ़ना है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो होता है जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के मूव करने की स्पीड होती है, ठीक है। कितनी स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है भाई क्या कहलाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, जल्दी जल्दी जो है वो गैस स्टेट में बदलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वेपर स्टेट में बदलना जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम तापमान बढ़ा दें तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा वही है, जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कितनी गति से चल रहे हैं, वही होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, ठीक। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता में नमी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है कि किसी भी एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी की अमाउंट को कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर कहीं पर ज्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है। और किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर जो ह्यूमिडिटी होती है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो पानी के जो कण है, जो पानी के कण है उनकी मात्रा एक फिक्स होती है, ठीक है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितने वाटर वेपर, कितने भाप के कण मौजूद हैं, वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है, यानी कि आर्द्रता कहलाती है, नमी कहलाती है, ठीक है। इसको नमी कहते हैं हिंदी में, ठीक। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर की अमाउंट होगी, जो वाटर वेपर की मात्रा होगी, वो फिक्स ही होती है, कोई ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इसलिए अगर वाटर वेपर जो है एयर के अंदर, एयर के सराउंडिंग्स में अगर ज्यादा है तो वहां पर जो इवेपोरेशन होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर इवेपोरेशन होगा तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि पहले से ही उसके एयर के सराउंडिंग में जो है वाटर वेपर्स हैं, तो बाकी के जो और पानी जो इवेपोरेट हो रहा है वो कहाँ पर जाएंगे। इसलिए जो इवेपोरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो काफी ज्यादा कम होता है अगर कहीं पर ह्यूमिडिटी होती है तो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज्ड, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर वाटर या पानी की जो मात्रा है हवा में, या पानी के कणों की जो मात्रा है हवा में, अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो इवेपोरेशन क्या होगा, वो कम होने लगेगा, ठीक है। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। अगर आर्द्रता क्या होती है, जो वायु है हमारे चारों तरफ की, उसमें कितने जलवाष्प के कण मौजूद हैं, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है आर्द्रता, यानी कि नमी कहलाती है, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे चारों तरफ की जो हवा है, जो चारों तरफ का हमारा सराउंडिंग्स है, वहां पर एक फिक्स टेम्परेचर के हिसाब से ही जो वाटर वेपर्स की, जो जलवाष्प के कणों की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी, फिक्स होगी, ठीक है। जब वायु में जल वाष्प के कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगर किसी जगह पर वायु में, हवा में जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी मात्रा ज्यादा है तो जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा, बहुत हल्के होगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही पानी के पार्टिकल्स मौजूद है, तो और जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे, जल्दी से वायु के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये था 3, इसके अंदर हमने फैक्टर पढ़े हैं, अभी एक और रह रहा है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, ठीक है, यानी कि अगर एयर की स्पीड बढ़ जाती है, वाइंड की स्पीड बढ़ जाती है, तो उस पर इवेपोरेशन का क्या फर्क पड़ता है, उस पर इवेपोरेशन किस तरीके से अफेक्ट होता है, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ वाइंडी डे, तो आपने देखा होगा जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जब हवा तेज चलती है ना, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो पानी के कण जो होते हैं, वो क्या होते हैं, तेज हवा के साथ दूर चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, वाटर वेपर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है और कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वाइंड की स्पीड बढ़ती है, ठीक है, अगर वाइंड स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। वायु की गति के बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण भी तेज होने लगता है फिर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ वाइंडी डे, जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, मतलब हवा की स्पीड के बढ़ने से द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, तो जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जलवाष्प के जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, हवा के साथ बह जाते हैं, ठीक है, वो उड़ जाते हैं हवा के साथ, ठीक। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और उस जगह पर क्या होता है, वाटर वेपर की जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि वहां पर जो है
इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, ठीक है, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। और वहां पर क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा घट गई है तो क्या होगा, वाष्पीकरण वहां पर हो जाएगा, जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो वो कैसे होती है, ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी खुले बर्तन में पानी रखते हैं तो धीरे धीरे जो है इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एन ओपन वेसल, किसी भी खुले हुए बर्तन में लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, अगर उसके अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है, कोई द्रव उसके अंदर रखा हुआ है तो क्या होता है, वो वाष्पीकृत होने लगता है, क्या होता है, वो इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो इवेपोरेट कैसे होता है, वो तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, यानी कि इवेपोरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने अपने आसपास से हीट एनर्जी ली है, हीट को एब्जॉर्ब किया, अपने आसपास की हीट एनर्जी को ले लिया है, तो उनकी जो सराउंडिंग्स होगी वहां पर हीट की कमी हो जाएगी और इसी की वजह से क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। तो इवेपोरेशन से इस तरह से कूलिंग होती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में से एनर्जी को ले लेते हैं, अपने आसपास की जो लिक्विड होता है उससे एनर्जी ले लेते हैं और क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट एनर्जी का सराउंडिंग से, इससे क्या होती है, सराउंडिंग कूल हो जाती है, ठीक है। ये जो उसने अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी ली है ना, इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, ठीक है, शीतलता इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। अगर कोई द्रव बर्तन है, खुला हुआ है, उसके अंदर कोई द्रव रखा हुआ है तो क्या होता है, उसके अंदर लगातार क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, ठीक है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब जो कण है उनको भी तो वाष्पीकृत होना है, लेकिन उनको वाष्पीकृत होने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से लेंगे, वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स का जो इलाका है उनका, वहां से एनर्जी को लेते हैं, वहां से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं अपने अंदर और क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण क्या होता है, शीतलता हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से सारे पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इवेपोरेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, शीतलता हो जाती है, ठीक है। और यही होता है जब हम एसीटोन को अपनी पाम पर डालते हैं, यानी हथेली पर डालते हैं, तो क्या होता है, हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि वो जो हम एसीटोन हमने अपनी हथेली पर डाला है, वो क्या करता है, जो एसीटोन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी हथेली से और उसके आसपास से, उसकी सराउंडिंग से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और क्या होता है, हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं, जो एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब क्योंकि उन्होंने अपने आसपास से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, चारों तरफ की हीट एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग हो जाती है और क्या होता है, हमको एसीटोन डालने के बाद फिर ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी पोर एसीटोन इन अवर पाम, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन को डालते हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो पार्टिकल क्या होते हैं, हमारी पाम से या फिर हमारी हथेली से या फिर चारों तरफ से क्या होता है, एनर्जी को ले लेते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं एंड इवेपोरेट, और क्या होता है, इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, पाम फील टू कूल, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी हथेली होती है वो ठंडा फील करती है, ठीक है। जब हम एसीटोन को अपने हाथ पर गिराते हैं तो इसके कारण हमारी हथेली है, इसके आसपास से ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ऊर्जा ले लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब उन्हें ऊर्जा मिल गई तो वाष्पीकृत हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हथेली पर शीतलता महसूस होती है, यानी हमें हथेली कैसी लगती है, ठंडी ठंडी हमको हथेली अपनी लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लास्ट टॉपिक है कि हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में, ठीक है। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, यानी कि गर्मी के मौसम में हम कॉटन के कपड़े पहनते तो हमें वो कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। तो हमें इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि जो गर्मी का मौसम होता है उसके अंदर जो है काफी ज्यादा पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक है। पसीना निकलता है हमारी बॉडी के अंदर से, इसके वजह से हमको ठंडा ठंडा फील होता है, तो उस पसीने से वो पसीना इवेपोरेट हो जाए, इसी वजह से जो है हम ठंडे सूती कपड़े जो है पहनते हैं, यानी कि कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, ठीक है। जो गर्मी का मौसम होता है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा पसीना आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है, तो हमारी बॉडी का ही काम है, ठीक है, जिससे कि हमको क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है, विच कीप्स अस कूल, ठीक। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द बॉडी सरफेस, ठीक है। अब जो पसीने के पार्टिकल्स हमारी बॉडी पर आए हैं
ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। वो इवेपोरेट कैसे होते हैं, वो भी इवेपोरेट होते हैं वैसे ही चारों तरफ से हीट एनर्जी को लेते हैं या फिर हमारी बॉडी के सरफेस से हीट एनर्जी को लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। अब उन्होंने चारों तरफ से हीट लिया है या फिर बॉडी सरफेस से हीट लिया है तो वहां पर एनर्जी की हीट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। दो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपने चारों तरफ से या फिर बॉडी सरफेस से एनर्जी को लेते हैं और क्या होते हैं, एंड चेंज इनटू वेपर, और किस में बदल जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं, वाटर वेपर्स में बदल जाते हैं। ठीक, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन एब्जॉर्प्शन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लीविंग बॉडी कूल। तो क्या होता है कि उसके अंदर से जब वो पार्टिकल वेपर में बदल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। ठीक है, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। कॉटन क्या होता है, कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, यानी कि कॉटन जो है काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, अपने अंदर भर लेता है वाटर को। ठीक है, उसकी वजह से तो वैसे ही जैसे अगर कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है तो पसीने को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, हेल्प्स इन कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि कॉटन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या करता है, वो पसीने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और उसको कहाँ पर एक्सपोज कर देता है, एटमॉस्फेयर में, वो वहां से चला जाता है और जिससे कि इजीली इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, जो हमारे सूती के कपड़े होते हैं उनमें इजीली इवेपोरेशन हो जाता है, तो इसीलिए हमको जो है सूती के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ताकि जो पसीना आया है हमारी बॉडी पर वो आसानी से इवेपोरेट हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें पसीना ज्यादा आता है, गर्मियों के अंदर हमें ज्यादा पसीना आता है। ठीक है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। क्यों महसूस होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो अपने आसपास से हीट एनर्जी को लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे कि हमको क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। तो जब वाष्पीकरण के कारण ही, क्योंकि वो इवेपोरेट करते हैं ना, जो पसीने के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट करते हैं और वेपर में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, यानी कि निकल जाती है, जिससे कि हमारा शरीर कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, जो सूती कपड़े होते हैं उनके अंदर से जल जो है आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, पानी जो है आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर क्या होता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसीलिए हमको जो है सूती के कपड़े पहनने चाहिए, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।